हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग टेस्ट 48 का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द डिस्कशन हम ट्राई करेंगे कि किसी क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के आसपास के पॉइंट्स को भी कवर अप कर पाएँ और फ्यूचर में हमें किन पॉइंट्स का और ध्यान रखना है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लस क्वेश्चन को कैटेगराइज करेंगे स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार। 4 स्टार मतलब एक्चुअली डिफिकल्ट क्वेश्चन रियल टाइम सॉल्व करने के लिए, 3 स्टार मॉडरेटली डिफिकल्ट है एंड 2 स्टार फॉर्मूला और थोड़ी कैलकुलेशन इन्वॉल्व है एंड सिंगल स्टार दैट मीन्स कि आप डायरेक्टली रीड करके और मार्क टिक कर रहे हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाइड्रोजन एटम की हमें ग्राउंड स्टेट में रेडियस गिवन है एंड आफ्टरवर्ड्स चेंजेस के बाद में फिर से नई रेडियस गिवन है और हमसे नया क्वांटम नंबर पूछा है कि कितना है। तो वी नो दैट रेडियस इज proportional to n square. For a given atomic number, radius is proportional to n square. So r is proportional to n square. और जो नई रेडियस है हमें ऑब्जर्वेशन से ही डायरेक्ट मालूम पड़ रहा है कि पुरानी रेडियस की 4 टाइम्स है। दैट मीन्स जो नया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज ट्वाइस ऑफ इनिशियल, और इनिशियल हमें गिवन है 1 है, दैट मीन्स फाइनल नंबर भी 2 हो गया। अब मैं यहाँ पे आपको ये बोलूँगा कि एक्चुअली एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस में आपको इन 4 वेरिएबल्स की डिपेंडेंस z और n पे अच्छी तरह से याद होनी चाहिए कि r इज़ प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, एनर्जी इज़ प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर एंड सिमिलरली स्पीड इज़ प्रोपोर्शनल टू z बाय n एंड जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू n। तो कोई भी वेरिएबल हो, जैसे मान लीजिए मुझे इलेक्ट्रिक करंट की डिपेंडेंस पूछिए या फ्रीक्वेंसी की डिपेंडेंस पूछिए, टाइम पीरियड की डिपेंडेंस पूछिए या मोमेंटम की डिपेंडेंस पूछिए, तो मैं यहीं से क्लब करके और वो डिपेंडेंस कैलकुलेट कर सकता हूँ। प्लस मेरी एडवाइस आपको ये भी है कि आप रेडियस का फॉर्मूला कंप्लीट लर्न रखें। आर इज़ एन स्क्वायर बाई जेड एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर अपॉन पाई एम ई स्क्वायर। एक्चुअली इसका बेनिफिट क्या है, ऐसी सिचुएशंस जहाँ पे कि आपको कोई और एटम गिवन है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन है कि भाई सपोज किसी हाइपोथेटिकल एटम में रिवॉल्विंग पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास का डबल है, तो ग्राउंड स्टेट में रेडियस हाइड्रोजन एटम की कंपैरिजन में कितनी होगी। तो हमें ध्यान रहना चाहिए कि मास एक्चुअली डिनोमिनेटर में आ रहा है, न्यूमरेटर में आ रहा है, और रेडियस की मास पर डिपेंडेंस किस तरह से है। तो यदि ये फॉर्मूला याद रहेगा तो हम डायरेक्टली बोलेंगे आर प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम, और मास डबल कर दिया यानी कि रेडियस हाफ हो गई है। ऐसे एनर्जी की डिपेंडेंस चाहिए होगी तो हमें एनर्जी मालूम है कि भाई टोटल एनर्जी माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है, और रेडियस मास के इन्वर्स प्रोपोर्शनलिटी में है यानी कि एनर्जी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है। या रिडबर्ग कांस्टेंट तो हमें मालूम है कि एनर्जी इज आर एच सी जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो एनर्जी मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है यानी कि रिडबर्ग कांस्टेंट भी डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जेई मेंस और एडवांस में पूछे हुए हैं, तो मेरा आपको सजेशन यही है कि आप कोशिश करें कि ये रेडियस का एक्सप्रेशन आपको कंप्लीट लर्न रहे। सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ऑल आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ अपने को कंपेयर करनी है। तो लैम्डा हमें मालूम है कि लैम्डा जो है हमारी वो h बाय एम वी यानी कि प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एम है। तो लीस्ट मास हमारे बीटा पार्टिकल का है बीइंग इलेक्ट्रॉन, इसीलिए वहाँ पे जो हमारी डी ब्रोगली वेवलेंथ होगी वो हाईएस्ट होगी। तो ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन हो गया, हम इसको सिंगल स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं, और जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था उसको हम डबल स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देखें तो थर्ड क्वेश्चन हमारा मोमेंटम से बेस्ड है, सेंटर ऑफ मास की थियरी पे। यहाँ पे जब हम लोगों ने पार्टिकल को रिलीज किया है तो एक्चुअली ब्लॉक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर है, तो जब इस बॉब को रिलीज करेंगे, बॉब जब हमारा इधर की तरफ मूव करेगा तो ऐसे में जो हमारा ब्लॉक है, ब्लॉक हमारा इस तरफ मूव करेगा। क्यों? क्योंकि ब्लॉक पे टेंशन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा, इसलिए वो हमारा टूवर्ड्स राइट मूव करेगा। एंड इन द प्रोसेस नेट एक्सटर्नल फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज 0, देयरफॉर डेल्टा एक्स सी एम ऑफ बॉब प्लस ब्लॉक इज 0। अब डेल्टा एक्स सी एम इक्वल 0, तो हम बोल सकते हैं मास ऑफ ब्लॉक इंटू डेल्टा एक्स ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ बॉब इंटू डेल्टा एक्स ऑफ बॉब इज इक्वल टू 0। यहाँ पे मास ऑफ ब्लॉक एंड मास ऑफ बॉब इक्वल्स हैं, दैट मीन्स डेल्टा एक्स बी प्लस डेल्टा एक्स स्मॉल बी। अब जो डेल्टा एक्स स्मॉल बी है, एक्चुअली गाइस ध्यान दीजिए, ये जो बॉब मूव किया है हॉरिजॉन्टल में एल साइन थीटा, ये एल साइन थीटा तो एक्चुअली मूव किया है ब्लॉक के रिस्पेक्ट में। ब्लॉक फिक्स्ड रहेगा अपनी जगह पे तो ये टूवर्ड्स लेफ्ट एल साइन थीटा मूव करेगा, बट ब्लॉक के साथ साथ राइट में भी जाएगा। तो हमें डेल्टा एक्स बी को ब्रेक करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब रिलेटिव टू ब्लॉक विच इज एल साइन थीटा प्लस डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक, इस तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। तो हमारा डेल्टा एक्स ब्लॉक आ रहा है माइनस एल साइन थीटा बाई 2,
अब एक्चुअली ऑप्शंस में माइनस साइन की केयर नहीं की हुई है, तो इसलिए हम लोग आंसर टिक करेंगे L sin थीटा बाई 2। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली नीट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा, हम इसको 4 स्टार की कैटेगरी में ही पिक करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो क्वेश्चन 4 हमारे बुलेट निकली है गन से, एंड गन की स्पीड गिवन है हमें और बुलेट की स्पीड निकालनी है। तो ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। स्मॉल एम वी प्लस कैपिटल एम वी इज इक्वल टू 0। सो स्मॉल वी इज माइनस कैपिटल वी अपॉन स्मॉल एम। तो ये हम कैलकुलेशन करके कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। ये हमारा सिंगल स्टार की कैटेगरी में आएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हम लोग देखें। अ पार्टिकल ओरिजिनली एट रेस्ट एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अ स्मूथ वर्टिकल सर्किल, इट विल लीव द सर्किल एट वर्टिकल डिस्टेंस h बिलो द हाईएस्ट पॉइंट। गाइस इस क्वेश्चन में, इस कॉन्सेप्ट में मेरी आप लोगों को एडवाइस यही है, हम क्लासरूम में ये एडवाइस भी करते हैं कि आप ये स्टैंडर्ड रिजल्ट ध्यान रखिए कि स्मूथ स्फीयर की सरफेस से यदि एक ब्लॉक को स्लाइटली पुश करेंगे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल स्पीड से, तो ऐसे में ये थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 2/3 पे, कॉस थीटा इक्वल्स 2/3 पे, थीटा इक्वल्स कॉस इनवर्स 2/3 पे, ये हमारे स्फीयर से कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसको कि हम लोग लर्न कर सकते हैं, मैं भी डिराइव भी करके आपको दिखा दूंगा। तो ब्लॉक ने हाइट कितनी डिसेंड की है, तो जो ब्लॉक ने हाइट डिसेंड की है h, वो हमारी हो जाएगी r1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू 2/3 है, तो ये हमारा हो गया r/3। तो इसको हम लोग ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। मोस्टली स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन देखा हुआ रहता है और रिजल्ट भी याद रहता है। यदि आपको याद नहीं है तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि याद रखें कि वर्टिकल स्मूथ स्फीयर की सरफेस से यदि हम ब्लॉक को रिलीज करेंगे तो ऐसे में कॉस इनवर्स 2/3 पे वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर देगा। अब यहाँ पे एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ये भी रहता है कि स्टार्टिंग में ही हम इतनी स्पीड दें कि शुरुआत में ही वो कॉन्टैक्ट ब्रेक कर दें, तो शुरुआत में ही नॉर्मल रिएक्शन को अपने को 0 कर देना, इक्वेशन लिख के। यहाँ एक कॉस थीटा बराबर 2/3 ड्राइव कैसे हो रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन हमारी 0 है और mg इधर की तरफ आ रही है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बाय r, और v स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं u स्क्वायर प्लस 2gh, तो ये हो जाएगा 2g, और h आएगा हमारा r1 माइनस कॉस थीटा, u 0 है। तो इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे तो यहाँ से हमारी कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी 2/3। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो कि हमें याद रखना है कि कॉस थीटा इज 2/3। ये हम लोगों ने ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को डाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। मैग्नेटिक डिप इज 0 एट द सेंटर, मैग्नेटिक डिप इन डिक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फोल। तो मैं आपको जब भी इस तरह के डिप, इंक्लिनेशन, डिक्लिनेशन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हो तो मैं आपको ये फिगर रिकॉल करने के लिए बोलूँगा कि आप इमेजिन करें कि अर्थ की सरफेस, अर्थ के सेंटर पे एक बार मैग्नेट रखी हुई है जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ की तरफ है। थोड़ा सा टिल्टेड है ये, तो इस तरह से रखी हुई है। तो जो हमारी फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो इस तरह से मूव करती हुई और यहाँ पे अंदर आ रही है। ओके, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अप है, नॉर्थ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली डाउन है, और इक्वेटर पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सरफेस के पैरेलल है। तो इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल है। एंगल ऑफ डिप इज नथिंग बट cot tan phi इज bv अपॉन bh, tan phi इज bv अपॉन bh। तो कंप्लीट फील्ड जो है हमारा वो हॉरिजॉन्टल के अलॉन्ग इंक्लाइन है, तो एंगल ऑफ डिप वहाँ पे 0 है। एंड पोल्स पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल है, यानी कि वहाँ पे हॉरिजॉन्टल सा एंगल 90 डिग्री है। दैट मीन्स हम इक्वेटर से पोल की तरफ जा रहे हैं, तो कंटिन्यूसली मैग्नेटिक डिप जो है वो इंक्रीज हो रहा है। सो करेक्ट आंसर है सी। तो ये फिगर आप याद रखिए, यहाँ से आप इन सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं कि साउथ पोल पे मैग्नेटिक फील्ड अप है, डाउन है, नॉर्थ पोल पे अप है, डाउन है, इक्वेटर पे हॉरिजॉन्टल है, वहाँ एंगल ऑफ डिप कितना है। जस्ट इस फिगर को आप अच्छे से लर्न करिए। तो इसको हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स को अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहती है, तो आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट टेम्परेचर 15 इज दिस, to its resistance at this is 4/5, the temperature coefficient of resistance of the conductor is। तो गाइज ये हमारा जो टेम्परेचर पे डिपेंडेंस है रेजिस्टेंस की, R is R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, इस पे बेस है। तो डेल्टा R is R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो हमारा R1 by R2 is 1 प्लस
अल्फ़ा, यहाँ पे डेल्टा टी की जगह हम जस्ट टी लिखेंगे, अल्फ़ा तो टी बराबर 0 से रेफरेंस लिया हुआ है तो 1 प्लस अल्फ़ा, एंड पहले आ जाएगा हमारा 15 और बाद में आ जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा 37.5। R1/R2 हमें गिवन है, रेशो सब्सटीट्यूट करेंगे, रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/75। तो इसको हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ऑलमोस्ट सब लोगों का, आप लोगों का ये क्वेश्चन देखा हुआ होगा अपनी एक्सरसाइज शीट्स में, है ना। तो हमें ए और डी के बीच में इक्विवेलेंट निकालना है। तो ए और डी के बीच में निकालना है, तो ये पार्ट ओपन है, दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस बेकार है, यहाँ करंट फ्लो नहीं करेगी, इसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। अब जस्ट जो करंट आएगी यहाँ से आ रही है, तो ये शुरुआत बीच के जो 10 ओम 10 ओम 10 ओम के रेजिस्टेंस है ये हमारे क्लब हो जाएंगे, और फिर उसके बाद तो इनका हमारे पास ये 10 ओम एक रेजिस्टेंस है, इधर ऊपर की ब्रांच में 10 एंड 10 20 आ रहा है, और नीचे की ब्रांच में 20 आ रहा है, और 20 20 पैरेलल में होके अगेन 10 आ रहे हैं, एंड देन ये हॉरिजॉन्टल में 10 ओम। तो टोटल ओम जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो हमारा ए और डी पॉइंट्स के बीच में आ रहा है 30 ओम। तो बस हमें ये ध्यान रखना था कि भाई ये जो बी वाले एंड पे और सी एंड पे रेजिस्टेंस है इसको हमें लीव करना है। तो इसको भी हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं एक्सरसाइज शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस थ्रू अ coil of inductance this, the energy stored in the inductor per unit time, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने को ध्यान से पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम का मतलब है कि एक्चुअली हमसे जो पूछा है वो du/dt पूछा है, इंडक्टर पर यूनिट टाइम। तो u है हमारा हाफ Li² एंड du/dt इज आई स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे 2i/dt आएगा, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा Li/dt। अब i हमें गिवन है, di/dt हमें गिवन है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा आंसर सी आ जाएगा। तो इसको मैं ट्रिपल स्टार कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि एक्चुअली इसमें थोड़ी सी मैथमेटिक्स इन्वॉल्व हो रही है कि हमें एक तो पहले ये समझना है कि इंडक्टर पर यूनिट टाइम, यानी कि हमसे u नहीं पूछा है, du/dt पूछा है, वो हमें यूनिट से भी मालूम पड़ रहा है कि du/dt पूछा है, एंड देन आई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है हमें टाइम के रिस्पेक्ट में, सो दैट इज 2i/di/dt। ध्यान रहे, बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट ऐसा पॉसिबल है कि आप आई स्क्वायर को जस्ट 2i लिख दो, बट क्योंकि अपन टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो साथ में di/dt भी आएगा, तो इसलिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन नीट के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखें तो लॉन्ग सोलेनॉइड है, करंट की डिपेंडेंस गिवन है, रिंग है जो कि कोएक्सियली रखी हुई है 2r रेडियस की। ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल द इंड्यूस्ड करंट एंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द रिंग चेंजेस। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट है वो प्रोपोर्शनल टू d∅/dt होगा, एंड phi प्रोपोर्शनल टू dB/dt होगा, और b प्रोपोर्शनल टू di/dt होगा। या म्यूचुअल इंडक्टेंस की थियरी से भी हम लोग बोल सकते हैं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू di/dt। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू di/dt। तो पहले हम di/dt की एक्सप्रेशन देखते हैं। तो di/dt जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है I0, t को अंदर ले जाइए ताकि डिफरेंशिएशन में ईजी रहेगा, तो 1 - 2t, तो ये 0 हो रहा है हमारा t बराबर 0.5 सेकेंड्स पे। तो और फिर हम लोग देखें तो यानी कि करंट 0 से 0.5 सेकेंड तक इंक्रीज हो रहा है, वो हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है आई की, तो t² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, वो इंप्लाई कर रहा है कि जहाँ पे भी di/dt 0 होगा वहाँ पे मैक्सिमा होगा। या दूसरा हम लोग देखें तो d2i/dt2 डिफ्रेंसिएशन एक बार और करना होता है ये चेक करने के लिए कि मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो यहाँ पे d2i/dt2 अपन निकाल रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है कि t बराबर 0.5 सेकेंड्स पे मैक्सिमा है। तो t बराबर 0.5 सेकेंड्स पे मैक्सिमा है, यानी कि 0 से 0.5 सेकेंड्स के बीच में करंट इंक्रीज हो रही है, करंट इंक्रीज हो रही है सोलेनॉइड में, और 0.5 सेकेंड से लेके हमारी 1 सेकेंड के बीच में करंट डिक्रीज हो रही है। तो करंट इंक्रीज हो रही है तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, और करंट डिक्रीज हो रही है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, यानी कि हमारी जो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन है वो 0.5 सेकेंड्स पे रिवर्स होगी। तो एक ही ऑप्शन गिवन है जहाँ पे कि 0.5 सेकेंड्स पे करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। तो इसको मैं एक्चुअली बायोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में, नीट के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि आपको ये मैक्सिमा निकालना है और ये जज करना है कि करंट कब इंक्रीज हो रही है, कब डिक्रीज हो रही है, और उसके बाद आपको करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी। दिस इज एक्चुअली अ डिफिकल्ट क्वेश्चन मतलब इन नीट के कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट अपन देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम लोग देखें,
ऑयल ड्रॉप है जिसपे 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मास गिवन है एंड इट इज फॉलिंग विद टर्मिनल स्पीड। तो टर्मिनल स्पीड का हमें जनरल कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए कि भाई टर्मिनल स्पीड का मतलब कि नेट फोर्स बैलेंस हो रहा है और जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उसके ऑपोजिट हमारा ड्रैग फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ पे फॉलिंग फ्रीली तो ड्रैग फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लग रहा है और फोर्स बैलेंस्ड है। नाउ हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड टू मेक द ड्रॉप मूव अपवर्ड्स। तो जब अपवर्ड मूव करेगी तो ड्रैग फोर्स डाउनवर्ड आ जाएगा और सेम स्पीड है तो ड्रैग फोर्स भी सेम रहेगा। सो मोस्टली ये क्वेश्चन कॉमन है, देखा हुआ है, बट स्टिल ये 3 स्टार की कैटेगरी में आएगा, थोड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन है। तो पहले हम देखें तो डाउनवर्ड फॉल कर रही है mg की वजह से और जो विस्कस फोर्स है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और बैलेंस्ड होगा mg इक्वल्स fv। और अब ड्रॉप को हमें ऊपर मूव कराना है तो यानी कि जो थ्रस्ट ड्रैग फोर्स है वो नीचे आएगा, mg भी नीचे आ रहा है और QE की वजह से ऊपर मूव करेगी। अच्छा, ऊपर वाले फिगर से हमें मालूम है कि fv mg के बराबर है, दैट मीन्स QE इक्वल्स ट्वाइस ऑफ mg। रीअरेंज करें तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ट्वाइस ऑफ mg बाई क्यू। कैलकुलेशन ईजी है, बस ये हमें इक्वेशन सेटअप करनी थी अच्छी तरह से। तो ये क्वेश्चन भी हमारा ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में जाएगा, थोड़ा सोचना है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को अपन देखते हैं। Two identical capacitors, their negative ends connected together, positive ends connected together, loss of energy। तो इसको मैं 2 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा कि भाई डायरेक्ट हमारा लॉस का डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज़ में लेना है, C1 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। लाइक पोलैरिटीज़ आपस में कनेक्टेड हैं तो कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो जो लॉस है हमारा गाइज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है C1 अपॉन 2 C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। जस्ट डेटा सब्स्टिट्यूट करना है और डी ऑप्शन आप इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13th में हम लोग देखें, एज शोन इन द फिगर इनिशियली स्विच K1 इज ओपन, K2 इज क्लोज, डिफ्लेक्शन इज थीटा नॉट। तो पहले केवल 220 ओम एंड RH एंड G कनेक्टेड है आपस में सीरीज में, तो हमारा डिफ्लेक्शन आ रहा है थीटा नॉट। नाउ बोथ स्विचेस आर क्लोज्ड, अब हमारा RH G के साथ पैरेलल में आ गया है और आगे मिसिंग है इंफॉर्मेशन। तो दिस इज इनकम्प्लीट क्वेश्चन, दिस इज फ्रॉम हाफ डिफ्लेक्शन मेथड, बट हमें गिवन नहीं है कि एक्चुअली डिफ्लेक्शन हाफ हो रहा है, 1/3 हो रहा है, कितना हो रहा है। हाफ होगा तब तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी हम लगा सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे नीट में तो अभी तक क्वेश्चन नहीं आया, बट जेई मेंस में पिछले 4-5 सालों में लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हाफ डिफ्लेक्शन मेथड आप अच्छी तरह से समझें, इसकी थ्योरी को आप अपने नोट्स में से पढ़ें अच्छी तरह से। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। यहाँ पे देखिए, पहले केवल गैल्वेनोमीटर और 220 ओम कनेक्टेड है। तो यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ जो 220 ओम है ये लार्ज वैल्यू का रेजिस्टेंस रहता है ताकि करंट जी में बहुत स्मॉल जाए। तो पहले जो करंट फ्लो हो रही है वो हमारी फ्लो हो रही है E अपॉन 220 प्लस G और इसकी वजह से डिफ्लेक्शन थीटा नॉट आ रहा है। अब हमने RH पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, तो अभी जो मेन करंट आएगी हमारी वो आएगी E अपॉन 220 प्लस RH अपॉन RH प्लस G, ये हमारी मेन करंट आएगी। और मेन करंट हमें G में से देखनी है कितनी है, तो हमें मालूम है पैरेलल में G और RH में करंट इनवर्स रेशो में डिवाइड होगी। तो जो G में से करंट जाएगी IG, मैं इसको I डबल डैश बोल देता हूँ, वो होगी मेरी RH अपॉन RH प्लस G, इनवर्स रेशो में डिवाइड करना है इसलिए, इंटू E बाय 220 प्लस RH अपॉन RH प्लस G। और अभी डिफ्लेक्शन हाफ हो रहा है, सपोज मोस्टली तो हाफ होता है, तो K थीटा नॉट बाई 2। तो अब इन दोनों को अपन आपस में रिलेट कर लेंगे कि फर्स्ट करंट थर्ड करंट की डबल है और वहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारे G की वैल्यू आ जाएगी। तो या तो आपको फॉर्मूला याद होगा इस, अदरवाइज मैं सजेस्ट करूंगा कि इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी लंबी रहती है तो आप फर्स्ट गो में इसको स्किप ही करें। या तो आपको फॉर्मूला याद है, अदरवाइज आप इसको स्किप करें। तो वैसे ये क्वेश्चन को हम लोग 4 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे क्योंकि रियल टाइम में थोड़ा अनसॉल्व करने में कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट रहेगी अनलेस आपको फॉर्मूला पहले से याद है। Let's move on through the next question. If the radius of the earth were to shrink by 1%, its mass remaining the same, the value of G on the earth's surface would be। तो ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है जिसमें कि हमें G की रेडियस पे डिपेंडेंस देखनी है, मास कांस्टेंट है। तो हमें मालूम है G इज GM अपॉन आर स्क्वायर, सो प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखना है, स्मॉल चेंजेस गिवन है तो हम एरर वाली थ्योरी यूज़ में ले सकते हैं, डेल्टा G बाई G इज -2 डेल्टा R बाई R। अब हमें डेल्टा R बाय R गिवन है कि 1%, तो डेल्टा G बाई G हमारा श्रिंक हुई है, तो डेल्टा R बाय R -1%, तो डेल्टा G बाई G इज +2%।
सो इंक्रीजेज बाय 2%। तो ये स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, हम इसको 2 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। आप ग्रेविटेशन में ऐसे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करते हैं 15th पे। इफ अ पर्सन कैन जंप ऑन द अर्थ सर्फेस अप टू अ हाइट ऑफ 2, हिज जंप ऑन अ सैटेलाइट वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज दिस। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो कि आप अपनी एक्सरसाइज शीट्स में सॉल्व करते हैं। जी, तो पहले तो हम थर्ड इक्वेशन से रिलेट करें तो फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u स्क्वेयर माइनस 2gh, सो h इज प्रपोर्शनल टू 1/g फॉर गिवन स्पीड। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं हिज जंप ऑन अ सैटेलाइट, तो h डैश अपॉन h इज g अपॉन g डैश, और डेटा सब्स्टिट्यूट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन मूव करें। 16th क्वेश्चन को हम लोग देखें तो 16th क्वेश्चन में इस तरह की प्रोफाइल आपकी एक्सरसाइज शीट में रहती है कि हमें ये रॉड्स गिवन है, 2 ends of a uniform rod AB of length 2L, another bent rod PQ of same cross section AB and length 3L/2 in steady state temperature difference between P and Q। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस से एनालॉजी ड्रॉ करने की बोलूँगा, क्योंकि एरिया सेम है, कंडक्टिविटी सेम है, तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो जो सबसे छोटी डायमेंशन है उसको अपन जैसे L/2 को अपन R मान लेते हैं, तो L/2 को अपन R मान लेते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस है L/2 वाला, ये हमारा R हो गया, और यहाँ L लेंथ का रेजिस्टेंस 2R हो गया। ये 3L/2 लेंथ है टोटल, तो इसका रेजिस्टेंस 3R हो गया। L प्लस L/2 3L/2, तो इसका रेजिस्टेंस 3R हो गया, और यहाँ पे वापस से R रेजिस्टेंस है। तो इन दोनों को हम लोगों ने क्लब किया तो यार है अपना 3 2 6 6R/5। ओके, तो चाहें तो आप टेम्परेचर को डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं, चाहें तो आप करंट के थ्रू जा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली टेम्परेचर को ही डिवाइड कर रहा हूँ। देखिए ये R और R 2R सीरीज़ में है, ये वाला R और ये वाला R 2R सीरीज़ में है, तो 2R एंड 6R/5 आपस में सीरीज़ में है। H इज़ डेल्टा T अपॉन R, सीरीज़ में H सेम है, सो डेल्टा T इज़ प्रपोर्शनल टू R। तो हमें 6R/5 के अक्रॉस डेल्टा T चाहिए, तो डेल्टा T बिटवीन P एंड Q इज 6R/5 अपॉन 6R/5 प्लस 2R इंटू द गिवन टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा आ रहा है 5 2 10 6 16 6 अपॉन 16 इंटू 120, सो 2 3 2 8 ये हमारा 15 हो गया, तो ये 45 डिग्री सेल्सियस आ रहा है इस तरह से। तो ये करेक्ट आंसर हो गया। तो ये भी थोड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन है, ऐसा प्रोफाइल किया हुआ तो है, बट एक्चुअली प्रोपोर्शनैलिटी देख के रेजिस्टेंस की टर्म्स में देखना, तो इसको मैं ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में ही प्लेस करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन आ जाए 17th क्वेश्चन अपन देखें तो ABC हमारे 3 लिक्विड्स हैं, इक्वल मासेस हैं बट डिफरेंट लिक्विड्स हैं, यानी कि स्पेसिफिक डिफरेंट होगी। टेम्परेचर व्हेन A and B are mixed is this, when B and C are mixed is this, the temperature when A and C are mixed। ओके, तो ये कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन हो गया, एक्चुअली स्पेसिफिक हमें कहीं भी नहीं मालूम है। तो A और B से हमारा SA/SB आएगा, B और C से SB/SC आएगा, और वहाँ से फिर हमें SA/SC मिलेगा, जिससे कि हम फाइनल टेम्परेचर निकाल पाएंगे। तो ये थोड़ा कैलकुलेशन के लिए डिमांडिंग क्वेश्चन रहेगा, मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा, क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी डिमांडिंग रहेगी एक्चुअली। तो अपन यहाँ पे देखें तो पहले A और B में यदि अपन कैलोरीमेट्री की कंडीशन लगाएं तो MSA और टेम्परेचर 12 से 16 हो रहा है, तो 16 माइनस 12 बराबर MSB। टेम्परेचर हमारा 19 से 16 हो रहा है, सो 19 माइनस 16, एनर्जी गेन बराबर एनर्जी लॉस। तो यहाँ से हमें SA/SB की वैल्यू मिल रही है विच इज़ 3/4। ऐसे अब B और C में लगाते हैं तो MSB टेम्परेचर हमारा B का 19 से 23 हो रहा है, तो 19 से 23 हो रहा है, तो यानी कि 4 का गेन हो रहा है, तो 23 माइनस 19। एंड MSC टेम्परेचर 28 से 23 हो रहा है, तो 5 का लॉस हो रहा है। तो यहाँ से SB/SC देखें हम लोग, तो यार हमारे पास में 5/4। अब हमें SA/SC निकालना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो SA/SC के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, तो SA/SC तो 3/4 इंटू 5/4, तो ये हमारी जो वैल्यू आ रही है 3/4 इंटू 5/4, 3/4 इंटू 5/4, सो दिस इज 15/16।
अब हमें कंडीशन लिखनी होगी ए और सी के लिए। मान लेते हैं कॉमन टेम्परेचर टी है, तो क्योंकि सी हायर साइड पे है तो उसका तो डिक्रीज होगा और ए का इंक्रीज होगा। सो एम एस ए हमारा टी माइनस 12 बराबर एम एस सी और फाइनल टेम्परेचर 28 माइनस टी। अब ऐसे अपॉन एस सी अपन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, तो ऐसे अपॉन एस सी अपन सब्सटीट्यूट कर दें तो एस सी को मैं लेफ्ट साइड में लेकर आ जाता हूँ, तो 15/16 t माइनस 12 इज इक्वल टू 28 माइनस टी। गाइस क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 588/31, जिसको अपन अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू आएगी रफली 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ये जो 20 पॉइंट अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, तो इसको वापस से देख लेते हैं अपन। जस्ट रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे हमारा ये आ जाएगा 20.2 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन में डिमांडिंग है। पहले तो आपको 2 इक्वेशंस लिख के ऐसे अपॉन एस सी कैलकुलेट करना है, फिर थर्ड इक्वेशन में उसको प्लेस करना, फिर रीअरेंज करके लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये नीट के कॉन्टेक्स्ट में एक्चुअली डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा। इवन दो कॉन्सेप्ट आसान है, इसको मैं ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में, 4 स्टार की कैटेगरी में ही प्लेस करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन आ जाए। Monoatomic ideal gas initially at temperature T1 is enclosed in a cylinder fitted with a frictionless piston. Gas is allowed to expand adiabatically to T2. Lengths L1 L2 given and T1 upon T2 निकालना है। तो एडियाबैटिक में हमें P और V में रिलेशन मालूम है, बट हमें यहाँ पे T और V को रिलेट करना है। तो PV टू द पावर गामा इक्वल्स कॉन्स्टेंट, तो हम लोग लिख पाएंगे TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट। तो TV टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट हम लोग लिखेंगे और वहाँ से रेशो को रिलेट करेंगे टी वी टू द पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स कॉन्स्टेंट। तो हम देख रहे हैं हमें T1 अपॉन T2 निकालना है। सो T1 अपॉन T2 इज गाइज V2 अपॉन V1 रेज टू पावर गामा माइनस 1। अब वॉल्यूम होगा एरिया इंटू लेंथ, एरिया दोनों के लिए कॉमन है, तो ये हो गया हमारा L2 अपॉन L1। गामा की वैल्यू क्योंकि मोनोएटमिक है तो 5/3 माइनस 1 दैट इज 2/3। सो करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा L2/L1। तो इसको हम लोग डबल स्टार की कैटेगरी में रख सकते हैं। क्वेश्चन यूजुअल क्वेश्चन आप ऐसे सॉल्व करते हैं काफ़ी, तो हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें 17th क्वेश्चन। तो 17th क्वेश्चन नेक्स्ट हम लोग देखें 19th क्वेश्चन। तो 19th क्वेश्चन में हमें गिवन है DW 0 है एंड DQ लेस देन 0 है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हम लोग DQ बराबर DU प्लस DW एंड DW 0 है, that means dq equals du. So dq less than 0, that means du is less than 0, that means delta t is less than 0, so temperature will decrease. तो इसको हम लोग 1 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। ये क्वेश्चन हम लोग, इस क्वेश्चन में हम कैलकुलेशन एक मिस्टेक करना, मतलब किसी तरह की मिस्टेक करना अफोर्ड नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 20 देखें हम लोग। सोलेनॉइड की लेंथ गिवन है, रेडियस बहुत छोटी गिवन है लेंथ की कंपैरिजन में, आइडियल सोलेनॉइड लेंगे एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर सेंटीमीटर गिवन है पर यूनिट लेंथ, वो हमें ध्यान रखना है। करंट गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस इनसाइड द सोलेनॉइड। तो ये भी हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन क्वेश्चन है कि B इज म्यू नॉट स्मॉल ni। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है डेटा के लिए कि जब हम लोग n प्लेस करेंगे तो n हमें 10 टर्न्स पर सेंटीमीटर, सो 1000 टर्न्स पर मीटर, ये हमें ध्यान रखना रहेगा। करंट कैलकुलेट करके हम लोग इजीली A को टिक कर लेंगे। तो ये हमारा 1 स्टार की कैटेगरी में आएगा, इसमें मिस्टेक करना हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हम लोग 21st क्वेश्चन को देखें। चार्ज पार्टिकल ऑफ मास m चार्ज q is projected into a uniform magnetic field with speed v. Width of the magnetic field is d. The impulse imparted to the particle by the field. So impulse is change in momentum and change in momentum is m times delta v. So actually impulse, that means change in momentum and change in momentum is m times delta v और हमें केवल मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो डेल्टा v हमारा यहाँ पे हमें ये डेल्टा v की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके राइट। तो डेल्टा v फाइंड करने के लिए अब हम देखें तो पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, तो पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे मूव करता हुआ, सर्कुलर आर्क पे मूव करता हुआ मूव करेगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से फील्ड दे रखा है और यहाँ पे जो हम लोगों ने पार्टिकल को लॉन्च किया है तो ऐसे मूव करता हुआ वो इस तरह से पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री, पॉजिटिव पार्टिकल है तो ट्रेजेक्ट्री हमारी ऊपर की तरफ आएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे सर्कल ट्रेस करेंगे। तो जो सर्कल है हमारा, पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है
v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रहा है, तो ये क्यू वी क्रॉस b ऐसे मूव करता हुआ इधर की तरफ जाएगा और ये सर्कल का सेंटर है, तो ये थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सक्यूज मी, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है हमारा, तो पार्टिकल थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करते हुए। तो ऐसे केस में जो पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर है वो भी हमारा थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। तो ये पार्टिकल का वेलोसिटी वेक्टर भी हमारा थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होगा। ये वी आई है और ये वी एफ है, दोनों थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे। तो गाइस डेल्टा वी, सो इम्पल्स का मैग्नीट्यूड मतलब मास टाइम्स डेल्टा वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये बात समझिए, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जितने एंगल से रेडियस टर्न होगी वेलोसिटी भी उतने ही एंगल से टर्न होगी। तो हमारे पास वी आई और वी एफ दोनों के बीच में एंगल थीटा है, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो डेल्टा वी वेक्टर को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। ध्यान करिए, दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं तो उनके सबट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड 2a sin थीटा बाई 2 होता है, तो यहाँ मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2v sin थीटा बाई 2। अब क्योंकि फील्ड की विड्थ बहुत स्मॉल गिवन है, यानी कि जो एंगल वो टर्न करेगा वो बहुत छोटा टर्न करेगा, तो साइन थीटा बाई 2 को हम लोग थीटा बाई 2 लिख लेंगे अप्रॉक्सीमेटली, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये एम वी थीटा हो जाएगा। और थीटा को हम लोग लिख लेंगे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, थीटा हमारा हो जाएगा एल बाय आर एंड एल ऑलमोस्ट डी के बराबर होगा क्योंकि विड्थ बहुत छोटी है, तो एम वी डी बाय आर, आर की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, डी और आर की वैल्यू लिखी हम लोगों ने एम वी बाई क्यू बी, तो ये हमारा हो गया क्यू बी डी। तो दिस इज एक्चुअली अ डिमांडिंग क्वेश्चन, आप लोगों के लिए नया है, मतलब आप एंगल से टर्न निकालना तो जानते हैं कितना एंगल से टर्न होगा, बट साथ में इम्पल्स के साथ रिलेट करना और फिर स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन लेना, ये नीट के लिए थोड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन होगा। तो मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में ही डालूंगा। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने छोड़ा है, तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ने अच्छा डिसीजन लिया है, ये छोड़ा है, तो उसमें कहीं कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए अपन। A projectile is thrown with a velocity of 18 at an angle of theta. The interval between the moments when speed is 15 meters per second. तो एक बार ascending motion में 15 होगी, एक बार descending motion में 15 होगी, और हमें उनके बीच का टाइम इंटरवल निकालना है। तो एक्चुअली वेलोसिटी में केवल y कॉम्पोनेंट चेंज हो रहा है, आपको मालूम है, तो अपन y कॉम्पोनेंट पहले कैलकुलेट करें कि 15 मीटर्स पर सेकेंड पे कितना होगा। इनिशियल जो y कॉम्पोनेंट है वो है 18 cos 60, हमारा इनिशियल हॉरिजॉन्टल, अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ 18 मीटर्स पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 16 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। ओके, तो जो इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट की जगह हम पहले हमें कितनी फाइनल वेलोसिटी चाहिए वाई कंपोनेंट वो देखें हम लोग। तो जो एक्स कंपोनेंट है गाइस, एक्स कंपोनेंट हमें मालूम है यू एक्स इज 18 cos 60 और ये हमारा थ्रू आउट सेम रहेगा 18 cos 60, सो दिस इज 9 मीटर पर सेकेंड। तो वी एक्स भी हमारा 9 मीटर पर सेकेंड होगा, और वी वाई हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 15 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, तो ये हमारा कैलकुलेट करने पर आएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो वी वाई 12 है असेंडिंग मोशन में, है ना, वी वाई 12 होगा असेंडिंग मोशन में, डिसेंडिंग मोशन में -12 होगा। तो गाइज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डायरेक्टली डेल्टा वी वेक्टर बोल सकते हो आप ए वेक्टर डेल्टा टी। तो 1D के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो पहले वी वाई 12 अप था, अब वी वाई 12 डाउन है, तो चेंज हो गया हमारा -24 और एक्सेलरेशन की वैल्यू है -10 एंड डेल्टा टी, तो यहाँ से डेल्टा टी की वैल्यू आ रही है हमारी 12/5। तो दिस इज़ अ डिमांडिंग क्वेश्चन एक्चुअली, इतना समझना कि पहले वी वाई कैलकुलेट करें फिर वी वाई से हम लोग कैसे डेल्टा टी को रिलेट करें। मैं इसको 4 स्टार की कैटेगरी में डालूंगा। कुछ स्टूडेंट्स ने इसको छोड़ने का डिसीजन लिया राइट टाइम पे, तो दैट इज़ अ गुड डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलें। Bomber plane moves horizontally with a speed of this and a bomb released from it strikes the ground in 10 seconds. The angle at which it strikes the ground will be. तो एंगल का मतलब हमारा यहाँ पे वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल से एंगल है, तो बॉम्ब की हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी तो उतनी होगी जितनी कि एरोप्लेन की वेलोसिटी है विच इज़ 500 मीटर पर सेकेंड, और बॉम्ब की जो वर्टिकल में वेलोसिटी होगी वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी, यू वाई हमारा 0 है तो ए वाई टी, तो ये हो जाएगा 100 मीटर्स पर सेकेंड। तो वर्टिकल कंपोनेंट हमारा 100 हो रहा है। अब हॉरिजॉन्टल सा एंगल निकालना है हमें, तो गाइज इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा इज 100/500, सो दैट इज 1/5। तो ये हमारा डबल स्टार की कैटेगरी में जाएगा, हमें करना चाहिए इस क्वेश्चन को, छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें अपन 24। The linear momentum of a particle is this
एंड फोर्स के बारे में अपने से एक्सप्रेशन पूछी है। तो यहाँ पे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एफ इज डी पी बाई डी टी, और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो टाइम डिपेंडेंट आ रहा है 2 CT। तो ऐसे में हमारा फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, स्ट्रेट अवे में दिख रहा है, तो इसको मैं सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालूंगा, इसको छोड़ना हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। कंसिडर अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद अ स्पीड ऑफ दिस, द डिस्टेंस एट विच द कार कैन बी स्टॉप्ड। आप चाहें तो इसको वर्क एनर्जी से अप्रोच कर सकते हैं, चाहें तो थर्ड इक्वेशन से अप्रोच कर सकते हैं। तो हम थर्ड इक्वेशन से अप्रोच करें तो फाइनल स्पीड हमारी 0 है। ये भी स्टैंडर्ड कैटेगरी का क्वेश्चन है, आपने काफ़ी बार सॉल्व किया। इनिशियल स्पीड u स्क्वायर है, एक्सेलरेशन म्यू माइनस म्यू जी है इनटू s। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें निकालना है, रीअरेंज करके हम लोगों ने स्टॉपिंग डिस्टेंस निकाल लिया 2 म्यू जी। इसको भी मैं सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालूंगा, हमें सॉल्व करना चाहिए इस क्वेश्चन को। रेडियोकार्बन डेटिंग इज डन बाय एस्टिमेटिंग इन स्पेसिमेन द, तो हमें मालूम है 14C6 रेडियो एक्टिव होता है, तो उसका हमें रेशो निकालना होता है 12C6 से। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो इसको भी हम लोग सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। हम रेडियो कार्बन डेटिंग पढ़ते हैं रेडियो एक्टिविटी में, तो सबको ध्यान रहना चाहिए कॉन्सेप्ट। And which of the following decays the element does not change? Again this is single star category। गामा डिके में केवल न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल चेंज होता है, बट Z और A हमारा चेंज नहीं होता है। तो इसमें भी हमें डायरेक्ट टिक करना है। तो खुश होना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के कि यार चलो आराम से सॉल्व हो रहा है। 28th क्वेश्चन देखें, द एक्सटी ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल्स 2/3 सेकेंड्स। तो हम यहाँ पे एक्स टी ग्राफ से x का फंक्शन बनाएंगे, क्योंकि t बराबर 0 पे x 0 है, तो हमारा x का फंक्शन हो गया a साइन ओमेगा टी। a हमें दिख रहा है 1, तो a साइन ओमेगा हमें दिख रहा है, टाइम पीरियड 8 सेकेंड्स दिख रहा है, तो 2π/8 इंटू टी। फेस कॉन्स्टेंट 0 है क्योंकि t बराबर 0 पे x 0 है। अब उसके बाद में एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन में प्रेफर करूंगा बजाय डिफरेंशिएशन के -ω² से। तो ओमेगा स्क्वायर मैं यहाँ से रीड कर रहा हूँ, π/4 का स्क्वायर, तो -π²/16, और x एट t बराबर 2/3 सेकेंड्स हम यहाँ पे कैलकुलेट करें, तो 1 सेंटीमीटर इंटू साइन π/4 इंटू 2/3, तो ये हमारा π/6, तो हाफ आ रहा है, तो 1/2 सेंटीमीटर हमारा ये आ रहा है। तो सॉल्व करने पे ये आ रहा है -π²/32 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट थोड़ा डिमांडिंग क्वेश्चन है क्योंकि x का फंक्शन बनाना है और या तो उसको डबल डिफरेंशिएट करना है या -ω² लेना है, तो इसको हम ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें तो 29th, पार्टिकल मूव्स अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल्स r cos πt/2, द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 0 to 3 सेकेंड। ध्यान रहे जब भी डिस्टेंस आ जाता है थोड़ा सा कॉशियस हो जाना है, क्योंकि वहाँ पे ट्रैक को फॉलो करना होता है हमें। तो सबसे पहले SHM है क्योंकि साइनोसॉइडली वेरी कर रहा है, तो टाइम पीरियड पे मैं कॉन्सेंट्रेट करूँगा। तो टाइम पीरियड इज 2π/ω, सो 2π/π/2, सो 4 सेकेंड्स टाइम पीरियड है। एंड t इक्वल 0 पे पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन पर है, क्योंकि t बराबर 0 पे देखो x की वैल्यू r के बराबर आ रही है, और तो क्वार्टर साइकिल का टाइम 1 सेकेंड हो जाएगा। तो 1 सेकेंड में एक्सट्रीम से मीन पर आ रहा है, 1 सेकेंड पे मीन से नेगेटिव एक्सट्रीम पे, और फिर 1 सेकेंड में एक्सट्रीम से मीन पर। तो यानी कि जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है वो 3 आवर ट्रैवल हो रहा है। सो दिस इज अ डिमांडिंग क्वेश्चन थोड़ा, क्योंकि डिस्टेंस में हमें पाथ को फॉलो करना होता है। हम इसे ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में डालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें हम लोग। If the de Broglie wavelength of proton is this, the electric potential through which it must have been accelerated. तो lambda is h/mv, मोमेंटम को हम लोग √2km मन में बोलें, और k को हम लोग qv लिखें, तो √2kqvm। अब हमें निकालना है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, तो इसको रीअरेंज करें, तो कैपिटल V इज h²/2me लैम्डा स्क्वायर। गाइस थोड़ा पेशेंट रह के कैलकुलेशन करनी है, यदि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो तो ट्राई करें अपन। तो 6.6 इंटू 10⁻34 इंटू 6.6 इंटू 10⁻34 अपॉन 2m 1.6 इंटू 10⁻27 इन 2 मंथ्स में जो आपको टाइम मिल रहा है। मैं आप पे यही एम्फेसाइज करूंगा कि कैलकुलेशन को ओवरलुक नहीं करें। जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आती है, जब आपने एक्सरसाइज शीट सॉल्व कर रहे हो, पुराने टेस्ट पेपर्स सॉल्व कर रहे हो, तो कैलकुलेशन को अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू हैंडल करने की कोशिश करो, कि आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, थोड़ा नियर अबाउट कैलकुलेशन करने की कोशिश करो, क्योंकि कैलकुलेशंस आपको काफ़ी मार्क्स दिलाएगी। तो कैलकुलेशन की डैम इंपॉर्टेंस है, आप थोड़ा समझें इसको अच्छी तरह से। तो 2me 1 पॉइंट मास लिखा मैंने, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिखा 1.6 इंटू 10⁻19,
और लैम्डा स्क्वायर मैंने लिखा, लैम्डा हमें दे रखा है 10⁻13, सो 10⁻26। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो 2 इंटू 1.6 3.2 है, इसको मैं रफली 3.2 इंटू 2 6.4 होगा, बट मैं 6.6 से कैंसिल कर रहा हूँ। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग देखें तो 1.6 और इधर ऊपर है हमारा 6.6, तो इसको भी मैं रफली 4 कर रहा हूँ, तो ये 8 आ रहा है अपना। और इधर हम लोग देखें तो अब एक्सपोनेंट्स को अपन थोड़ा हैंडल कर लें, तो 10⁻68 ऊपर है और नीचे 27 और 26 53 9 62 72, तो ऊपर जाके 10⁴। तो गाइज इतना डिफिकल्ट नहीं था, हमने अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व किया 8 इंटू 10⁴, और यहाँ पे 8.2 इंटू 10⁴ है, तो थोड़ा सा पेशेंस रख के अपन करें तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट अगेन कैलकुलेशन क्योंकि थोड़ी डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग मतलब थोड़ा डिमांडिंग है, इसको हम लोग इसको ट्रिपल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। 2 फोटोन्स की एनर्जी गिवन है, ट्वाइस एंड 10 टाइम्स द वर्क फंक्शन, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। तो पहले हम लोग के मैक्स के लिए एक्सप्रेशन लिख लें, तो हाफ एम वी स्क्वेयर इज ई माइनस 5। तो यहाँ पे मास सेम है, सो v इज प्रपोर्शनल टू √e माइनस 5, और अब आप रेशो ले लें v1/v2, तो v1/v2 पहले एनर्जी है 2 तो 2 माइनस 5 तो 5 बचेगा, और बाद में एनर्जी है 10 तो 10 माइनस 5 तो 9 बचेगा। तो ये हमारा सॉल्व करने पे 1/3 आ रहा है। इसको 2 स्टार की कैटेगरी में डालेंगे और सॉल्व करना ही है, इसको गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। Pressure at half the depth of a lake is equal to 2/3 pressure at the bottom of the lake. Then what is the depth of the lake? तो हमें मालूम है h डेप्थ पे जो प्रेशर होगा P0 प्लस रो जी एच होगा। लेट द डेप्थ बी HH, तो जो हाफ डेप्थ पे प्रेशर है P0 प्लस रो जी H/2, दैट इज 2/3 ऑफ प्रेशर एट द बॉटम विच इज P0 प्लस रो जी एच। रीअरेंज करें अपन, तो इन दोनों को रीअरेंज करेंगे तो हमारा वहाँ से हमें मालूम पड़ रहा है कि P0/3 बराबर रो जी H/6। तो हमें H की वैल्यू चाहिए, तो H आ रहा है हमारा 2P0 रो जी, डेटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा सॉल्व करने पे आ जाएगा 20 मीटर। तो ठीक है, हम इसको डबल स्टार की कैटेगरी में डाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आप करते हैं, कैलकुलेशन भी डिमांडिंग नहीं है। नेक्स्ट हम लोग 33rd क्वेश्चन देखें। बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज दिस, चेंज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो बल्क मॉडुलस का रिलेशन रिलेट करें, डेल्टा V/V इज माइनस डेल्टा रो इज माइनस डेल्टा P/B। ये मैंने बल्क मॉडुलस का रिलेशनशिप लिखा। अब मुझे डेल्टा B चाहिए, हमें चाहिए डेल्टा P, सो दैट इज माइनस माइनस कैंसिल, B/डेल्टा रो। तो बल्क मॉडुलस हमें गिवन है 2 इंटू 10⁹, डेल्टा रो 0.1%, दैट इज 1/1000। सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा, तो इसको 2 स्टार की कैटेगरी में ही रखेंगे। सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। मटीरियल A हैज़ क्रिटिकल एंगल IA, मटीरियल B हैज़ क्रिटिकल एंगल IB। तो हमें मालूम है क्रिटिकल एंगल IC इज sin IC इज 1/n। So since IB is greater than IA, so NB is less than NA। NB लेस है, NA ज़्यादा है। सो लाइट कैन बी, तो लाइट डेंस से रेयर में जाते वक्त रिफ्लेक्ट होगी, TIR होगा। सो लाइट कैन बी टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड व्हेन इट पासेस फ्रॉम A to B, येस दैट इज करेक्ट। एंड देन हमें क्रिटिकल एंगल चाहिए, तो sin IC इज NR विच इज NB/NA, और NB/NA यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा sin IA/sin IB, और आई रीअरेंज करेंगे तो फोर्थ भी आ जाएगा, तो सेकेंड एंड फोर्थ। तो थोड़ा डिमांडिंग तो है, तो अपन इसको 3 स्टार की कैटेगरी में रखेंगे, बट किया जा सकता है, सॉल्व करते हैं। आप इस तरह की थ्योरी में काफ़ी पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखें 35th क्वेश्चन। An image is formed at a distance of 100 from a glass surface with a refractive index this when a point object is placed in the air at a distance of this. What is the radius of curvature? तो spherical surface का फॉर्मूला लगाना है हमें, N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। तो N2 रे एयर से ग्लास में जा रही है 1.5, V हमारा +100 होगा, माइनस N1, U हमारा -100 होगा,
बराबर 1.5 माइनस 1 अपॉन आर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा डबल स्टार की कैटेगरी में आएगा, सॉल्वेबल है क्वेश्चन आराम से। गाइज ये सेम क्वेश्चन जेई मेंस ऑनलाइन में आया हुआ है, तो मैं आप लोगों को ये भी सजेस्ट करूंगा जो जिन स्टूडेंट्स का भी थियरी पे काफ़ी अच्छा कमांड है वो जेई मेंस ऑनलाइन के क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, क्योंकि यही सारा क्वेश्चन बैंक है जहाँ से क्वेश्चंस आने हैं। तो ये जेई मेन ऑनलाइन से आया हुआ है, डिमांडिंग क्वेश्चन है, 4 स्टार की कैटेगरी में जाएगा। प्लैंक को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं ए एक्सेलरेशन से, तो प्लैंक को ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो जो सिलेंडर है प्लैंक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा, सिलेंडर पे फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा। अब इस फ्रिक्शन से रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट ऐसे जनरेट होगा और लीनियर एक्सेलरेशन ऐसे जनरेट होगा, और नो स्लिपिंग की हमारी कंडीशन रहेगी कि पॉइंट पी का जो सरफेस के अलोंग एक्सेलरेशन है वो प्लैंक के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो पॉइंट पी का जो एक्सेलरेशन है गाइस सी फ्रेम में ओमेगा स्क्वायर आर अल्फा आर, ये सी फ्रेम में, प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सी एम ए सी, ये पॉइंट पी का एक्सेलरेशन है। तो सरफेस के अलोंग जो एक्सेलरेशन है वो है अल्फा आर प्लस ए सी, वो प्लैंक के एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए ए। तो ये नो स्लिपिंग की रोलिंग की कंडीशन होगी। आप तो बोलोगे सर नो स्लिपिंग की कंडीशन तो ए बराबर अल्फा आर होती है, वो तब जब नीचे वाली सरफेस रेस्ट पर हो, यहाँ सरफेस मूवेबल है, इसलिए दोनों सरफेसेस की कॉमन टेंजेंट के अलोंग एक्सेलरेशन कॉम्पोनेंट सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा डायनेमिक्स की इक्वेशन आएगी, नेट फोर्स बराबर एम ए, तो स्मॉल एफ बराबर एम ए सी, एंड नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास एफ इंटू आर बराबर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अबाउट सेंटर ऑफ मास एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। अब गाइज हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ए सी और अल्फा आर की वैल्यू इधर सब्सटीट्यूट करेंगे। तो अल्फा आर की वैल्यू आ रही है हमारी 2f अपॉन एम, ए सी की वैल्यू आ रही है हमारी f अपॉन एम बराबर ये हमारा ए 2f अपॉन एम और f अपॉन एम बराबर a। तो यहाँ से f की वैल्यू आ रही है हमारी ma/3। सो दिस इज एक्चुअली रियली अ डिमांडिंग क्वेश्चन। आपको रोटेशन कम ट्रांसलेटरी मोशन, रोलिंग, नो स्लिपिंग, इसका बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए। तो बेटर है कि इस क्वेश्चन को या तो हमें थ्योरी आती हो, अदरवाइज छोड़ना टाइमली बेटर डिसीजन था। ध्यान रहे यार, क्वेश्चंस को जितना सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है उतना ही ये ध्यान में रखते हुए कि यार ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ स्कोप है, छोड़ना है वो भी बेटर अप्रोच है। तो आप एक्चुअली जेईई मेन ऑनलाइन के क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको बेनिफिट ही होगा कि आपको कई डिफिकल्ट क्वेश्चन आपके सिलेबस से मिलेंगे और आपको ध्यान लगेगा कि हाँ इस क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए। तो अब यहाँ पे हम लोग देखें तो यहाँ पे हमें गिवन है कि रॉड है, फोर्स F लगा रहे हैं, हिंज्ड है, एंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो गाइज ये तो प्योर रोटेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले अपने को अल्फा निकालना होगा। तो अल्फा निकालना होगा, अल्फा इज टॉर्क अबाउट हिंज अपॉन मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ ml/3। तो यहाँ से आ रहा है 3fx अपॉन ml²। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होगा अल्फा इंटू l/2, दैट इज़ 3fx अपॉन ml² इंटू l/2। सो हम देख रहे हैं दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू x, यानी करेक्ट रिलेशनशिप डी होगा। तो दिस इज़ ऑल्सो अ डिमांडिंग क्वेश्चन, मैं 4 स्टार की कैटेगरी में ही डालूंगा। नेक्स्ट अपन लें, हम देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर in a forward biased PN junction diode appropriate represent the potential barrier। तो forward bias में हमें मालूम है potential barrier की width कम हो जाती है, potential barrier reduce हो जाता है क्योंकि applied voltage barrier के opposite होता है, इसीलिए तो जो correct relationship रहेगा हमारा reduce हो जाएगा, तो जो correct relationship रहेगा वो हमारा D हो जाएगा, potential barrier थोड़ा reduce हो जाएगा इसलिए। नेक्स्ट हम लोग देखें, ये लॉजिक गेट का डायरेक्ट एप्लीकेशन है, हम लोग देख रहे हैं 0 + 0 1 गिवन है, यानी कि हमें a + b बार करना है, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 40 में प्लेट का लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ गिवन है और हमें एरिया ऑफ द प्लेट निकालना है। तो ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आप एरर में इस तरह के काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एरिया जो हमें गिवन है वो एरिया लेंथ इनटू विड्थ होगा, कैलकुलेट कर लेंगे बिना एरर के, तो आ रहा है हमारा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड देन डेल्टा A/A इज़ डेल्टा L/L प्लस डेल्टा W/W, और एरिया को उधर ले जाएंगे क्योंकि हमने आंसर में देखा कि हमें डेल्टा A चाहिए एग्जैक्ट, तो A अब एरिया की वैल्यू रख दें यहीं पर ही।
तो एरिया की वैल्यू हम लोग रख दें, तो एरिया जो है हमारा वो है 10, तो यहीं पे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर दें एरिया की वैल्यू को 10, तो एरिया की वैल्यू को 10 सब्स्टिट्यूट करें हम लोग, तो ये 10 डेल्टा ए एंड डेल्टा एल बाई एल 0.1/5 प्लस डेल्टा विड्थ 0.01/2, 10 को अंदर ले जाएं, कैलकुलेट करें तो 0.25 प्लस 0.05 दैट इज़ 0.25, हम देख रहे हैं डेल्टा ए 0.25, ए इज़ करेक्ट। ओके, सो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, आप किए हैं इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी, तो मैं इसको डबल स्टार की कैटेगरी में ही रखूँगा। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डज नॉट हैव सेम डायमेंशंस, टेंशन एंड सरफेस टेंशन, एक फोर्स पर यूनिट लेंथ है और एक फोर्स है, तो ये हमारा सिंगल स्टार की कैटेगरी में जाएगा। इफ़ द रेशो ऑफ इंटेंसिटीज इन YDAC इज दिस देन द रेशो ऑफ एम्पलीट्यूड्स, ऐसे क्वेश्चन भी आप बहुत सॉल्व करते हैं, इसको भी हम लोग डायरेक्टली सिंगल डबल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। आई मैक्स अपॉन आई मिन, so A1 plus A2 upon A1 minus A2 is root I max upon I min, that is 3:1, कॉम्पोनेंट टू डिविडेंड लगाएंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, तो 2 स्टार की कैटेगरी में हम लोग इसको डालेंगे। नेक्स्ट 43rd क्वेश्चन लें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट इज टोटली पोलराइज फॉर रिफ्लेक्शन फ्रॉम एयर टू ग्लास, तो ये हमें मालूम है कि ये स्टैंडर्ड है हमारा टैन ब्रिस्टर्स एंगल, टैन इनवर्स म्यू देखते ही लगाना है अपने को, तो इसको भी सिंगल स्टार की कैटेगरी में हम लोग डालेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 44, टू स्ट्रेच्ड वायर्स आर इन यूनिसन, मतलब रेजोनेंस में है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। इफ द टेंशन इन वन ऑफ द वायर्स इज इंक्रीज बाय 1%, तो एक वायर की टेंशन इंक्रीज करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, तो 3 बीट्स आर प्रोड्यूस इन 2 seconds, दैट मीन्स बीट फ्रीक्वेंसी 1.5 है द इनिशियल फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच वायर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, हमें टेंशन चेंज से वायर की फ्रीक्वेंसी में कितना चेंज होगा वो हमें देखना है, तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एफ, सो डेल्टा एफ बाय एफ गाइज इज हाफ डेल्टा एफ बाय एफ, तो हमें ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी निकालनी है, सो दैट इज 2 कैपिटल एफ डेल्टा स्मॉल एफ अपॉन डेल्टा कैपिटल एफ, तो 2 डेल्टा एफ बीट फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 1.5 एंड चेंज इन टेंशन परसेंटेज चेंज इन टेंशन 1% गिवन है, तो डेल्टा एफ बाय कैपिटल एफ ये 0.01 हो जाएगा, हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये आ रहा है 300। सो दिस इज अ डिमांडिंग क्वेश्चन, अपन 3 स्टार की कैटेगरी में इसको रखेंगे, बट ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, बट स्टिल हाँ रियल टाइम थोड़ा सॉल्व करना डिफिकल्ट है। अ पल्स ऑफ वेव ट्रेन ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेच स्ट्रिंग एंड रीच द फिक्स्ड एंड ऑफ द स्ट्रिंग, इट विल बी रिफ्लेक्टेड विथ, तो फिक्स्ड एंड से वेव रिफ्लेक्ट हो रही है तो 180 डिग्री का फेस चेंज आएगा, बट क्योंकि रिफ्लेक्ट होने पे सेम मीडियम में रिटर्न कर रही है तो स्पीड चेंज नहीं होगी, इसीलिए सी आंसर, तो इसको भी अपन सिंगल स्टार की कैटेगरी में रखेंगे। और यहाँ से अपने को थ्योरी अच्छी तरह से रिवाइज करनी है कि साउंड फ्री एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, साउंड वेव जब रिफ्लेक्ट होगी क्लोज्ड एंड से ओपन एंड से तो कैसे चेंजेस आएंगे, रेयरर से डेंस में जाते हुए रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, डेंस से रेयरर में जाते हुए होगा तो रिफ्लेक्ट होगा तो क्या होगा, तो ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज करना है। तो इन ऑल एक बैलेंस्ड पेपर था जिसमें कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट थे और आपने देखा कि लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस में से मोस्टली क्वेश्चंस हमारे डुएबल थे। तो पेपर सॉल्व करते वक्त ये अपने को ध्यान रखना है कि जितना क्वेश्चन को सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिफाई करना कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, डिमांडिंग है, उसे टाइमली हम लोग छोड़ें और आगे बढ़ें और इंश्योर करें कि पूरा पेपर हम लोग स्वीप कर लें, सारे क्वेश्चंस रीड कर लें, जितने हमें आते हैं वो हमने एक्यूरेटली सॉल्व कर लिए। सो ऑल द बेस्ट गाइज फॉर द नेक्स्ट पेपर, हमें सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, अच्छी तरह से रिवाइज करके टेस्ट 49 देना है, हम टेस्ट 49 फिर डिस्कस करेंगे।